फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। लूसेंट हमने जो जीके शुरू की है उसमें आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है मगध राज्य का उत्कर्ष। आज इसको पढ़ते हैं, देखते हैं मगध पर सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम क्रम से आगे देखते जाएंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही देखते चलेंगे। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ थे, और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? गिरिव्रज, जिसको राजगृह कहा जाता था। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। जब 16 महाजनपद हम लोगों ने पढ़े थे, 16 जनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध ही क्यों था? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इसमें राजनीतिक शक्ति थी, क्योंकि सारे वंश जो इम्पोर्टेंट वंश थे वो इसमें जन्मे। आर्थिक भी इसके कारण थे और कुछ भौगोलिक कारण भी थे, जिसके कारण मगध इतना ज़्यादा शक्तिशाली हुआ था। अब देखते हैं हर्यक वंश, इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे, और ये वे बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तब पूछा जाता है, अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसको अपनी राजधानी बनाया था, और बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार के जो राजवैद्य थे वो जीवक थे। इन्होंने बुद्ध की सेवा की थी, महात्मा बुद्ध की, और एक की थी चंद प्रद्योत की, जो पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। बिंबिसार ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार था कैसे किया था? युद्ध, लड़ाई झगड़ा इन सब करके नहीं, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कौशल के नरेश थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकोशला से शादी की थी, और एक वैशाली के चेटक की पुत्री थी चेलना से, और मध्य देश के जो आधुनिक पंजाब में आता है उसकी राजकुमारी थी क्षेमा से इन्होंने शादी कर 3 महारानियों से इन्होंने शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इन्हीं के बेटे अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके बेटे उदयन ने की थी। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार का जो उपनाम था उसको श्रेणिक भी कहा जाता था। जिस तरह से अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था, वैसे ही बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म को मानता था। उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के जो सुयोग्य मंत्री थे उनका नाम था वर्षकर। उसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में उसने अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या की उसके बेटे अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या कर दी उसके बेटे उदयन ने। जैसे को तैसा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, और वह जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर है, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर, याद रखिएगा। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो उदयन का पुत्र था, नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में हटा करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी कहाँ से लेके थे? पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर ली थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, इतना काला था तभी उसका नाम कालाशोक पड़ गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, उसने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र बना दिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, और महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये रहते थे। एक बार पूरे भरी दरबार में घनानंद ने चाणक्य को क्या कर दिया? अपमानित कर दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो उसके दरबार से बाहर आ गए, और गुस्से में उनको देखते रहे, मुझको ऐसा कोई शासक, ऐसा कोई राजा मिले जिससे कि मैं घनानंद का बदला ले सकूँ। इनको जब रास्ते में घनानंद के दरबार से वापस आ रहे थे, तब इनको रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक बच्चा राजा की भूमिका निभा रहा था, खेलते हुए कुछ बच्चों का समूह मिला था। उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, उसको शिक्षा दीक्षा दी, और आगे जाकर इतना बड़ा राजा बना दिया कि उसने मौर्य वंश की स्थापना ही कर डाली, और उसने घनानंद को हरा दिया था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुआ था, और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ये कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे, जो 300 ईसा पूर्व में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। और सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। यानी प्लेटो
गुरु थे अरस्तु के, अरस्तु गुरु थे सिकंदर के। सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान शुरू किया था 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। और जो सिकंदर है, सिकंदर का एक बहुत प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बहुकेफला। इतना प्यार करता, बहुत प्यार करता था उसको वो। आजकल तो इंसान की फितरत है, इंसान इंसान को प्यार नहीं करता है, लेकिन वो अपने घोड़े को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने एक नगर ही बसा डाला था जिसका नाम था बहुकेफला, जो झेलम नदी के किनारे था। सिकंदर को पंजाब के शासक थे पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसको हाइडेस पीच का युद्ध भी कहते हैं। और हाइडेस पेज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम, जिसको वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर इसमें जीत गया था, लेकिन वो पोरस की इतनी ज़्यादा उस युद्ध में लड़ने के बाद पोरस से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि उसके साम्राज्य को उसने वापस कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की सेना जब भारत विजय का, दुनिया को जीतने का, भारत विजय का अभियान लेकर के चली थी, वही व्यास नदी तक पहुँचते पहुँचते इतना थक गई थी कि वो आगे बढ़ने से उसने इनकार कर दिया। सिकंदर का स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से वो लौट गया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था, और उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकोटर। लेकिन जल सेनापति कौन था? निर्याकस। देखो, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहुकेफला, और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर को बसाया था। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य, जो अभी बताया था। घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स जस्टिन ने कहा था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विशाखा दत्त, इसने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया था। वृषल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल में पैदा हुआ। लेकिन ये याद रखना, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाखा दत्त। घनानंद को हराने में किसकी भूमिका थी? चाणक्य की। चाणक्य ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, और बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया था। चाणक्य के अलग अलग नाम हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। व्यक्ति एक, नाम अनेक। चाणक्य की एक लिखित पुस्तक थी, उसने लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से था। अर्थ, पैसा, मूल्य, मुद्रा, इससे इसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन याद रखना, मॉडर्न इकोनॉमी जो है, इसकी रचना की थी एडम स्मिथ ने की थी। उसकी एक रचना थी वेल्थ ऑफ नेशन। कब की थी? 1776 में। 1776 से याद आता है कि अमेरिका भी 1776 में ही आज़ाद हुआ था, और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। वो स्पेन का निवासी था, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, वहाँ पर उसने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। कब? 298 ईसा पूर्व में। संलेखना पद्धति क्या होती है? जीवन के अंतिम वर्षों में भूख और प्यास से तड़प कर अपना दम तोड़ देना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था, और जैन धर्म में संलेखना पद्धति को अपनाया जाता था, यानी उपवास के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और उसको हराने के बाद में उसकी बेटी कार्नेलिया से शादी कर ली थी। और जो संधि की शर्तें थी, उसके लिए सेल्यूकस निकेटर ने उसको 4 प्रांत दिए थे। वो कौन से थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उसके गुरु थे भद्रबाहु। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इंडिका में इसने बताया था कि जब सम्राट राजा अपनी जनता के सामने आता था, तब उस अवसर को एक शोभा यात्रा के रूप में या उत्सव के रूप में मनाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में हुए युद्ध का वर्णन एप्पीनायस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, यानी गिफ्ट में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अब बताया था, मतलब संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया था। उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? इसके पीछे की एक कहानी है। जब ये अपनी माँ के पेट में था, तब उसकी माँ को कोई बीमारी हो गई थी। जब इसका पैदा हुआ था, तो इसके पूरे बॉडी पे बिंदु बिंदु पड़े हुए थे, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रख दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में।
बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है, जबकि जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा जाता है? सिंहसेन कहा जाता है। बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटीयोकस ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था? डाइमेकस नाम था। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन करता है। इन विद्रोह को दबाने के लिए उसने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार जो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस फर्स्ट से अपने यहाँ पर मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरिया के नरेश ने मदिरा, सूखे अंजीर तो भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी प्रथा नहीं थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार के बाद में आता है अशोक, जिसको अशोक महान के नाम से जाना जाता है। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ये कई बार पूछा गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राजा था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ज़्यादा और कहीं नहीं मिलता है। बस 2 जगह इसका नाम अशोक मिला है। कहाँ? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। याद रखना, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, जो राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने का जो इसका विवरण मिलता है, उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। कहा जाता है कि जब इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, तब वहाँ पर इतना भीषण नरसंहार हो गया था। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी कि इसका हृदय परिवर्तित हो गया वहाँ से, और इसने कभी भी युद्ध न करने का विचार अपने मन में बना लिया था। जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया, तब इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? इसने कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया था। प्लिनी का कहना है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी सेकंड के नाम से जाना जाता है, इसने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था, जो अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और इसने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ, कहाँ पर हैं? बिहार में हैं। पूछा जाता है, बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। इनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, और तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए भी कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने, अभी बताया था। और अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। भारत में शिलालेखों का सबसे पहले प्रचलन अशोक के टाइम पीरियड में ही किया गया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, गरोष्ठी, लिखी और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक और अरामाइक लिपि का उल्लेख अफगानिस्तान से आया था। खरोष्ठी का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ही ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। गरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये उर्दू के जैसे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के जो अभिलेख थे, इनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली थी। इसको स्टार लगाइएगा, ये पूछा जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के जो शिलालेख थे, उसमें क्या क्या वर्णित विषय हैं उनको देखते हैं। पहला शिलालेख, इसने पशु बलि की निंदा की थी। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरे शिलालेख में इसने राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि वे हर 5 वर्ष के बाद दौरे पर जाएंगे। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया था। चौथा शिलालेख था, जिसमें बताया गया था कि भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा की जाएगी। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। 5वां शिलालेख था। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख है, इसमें सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा दी जाती है, मतलब आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। 7वां और 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। जबकि 10वां शिलालेख कहता है कि इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, क्योंकि राजा प्रजा के लिए होता है, ना कि प्रजा राजा के लिए। 11वां शिलालेख बताता है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है।
12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। हमेशा स्त्रियों और बच्चों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग ऐसा करते नहीं हैं। 13वां शिलालेख, इसमेमें क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है, क्योंकि 13वें शिलालेख से पता चलता है जो कलिंग युद्ध उसने किया था 261 ईसा पूर्व में, इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि इसका हृदय ही इससे परिवर्तित हो गया था। इसी में इसने पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। जबकि 14वां शिलालेख कहता है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था कलिंग युद्ध के बाद में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसमें से देखते हैं कौन सा है। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर है, पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने इसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली टोपरा अभिलेख है, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया, और दिल्ली मेरठ को भी फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया। रामपुरवा स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में है, और इसकी खोज 1872 ईस्वी में करलायल ने की थी। लोरियल अरेराज, ये चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है, और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुक्मिणीदेवी का अभिलेख सबसे छोटा है। इसमें लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई थी, और इसका सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां अभिलेख इसका सबसे लंबा है। मौर्य प्रांत देखते हैं, और उनकी राजधानी क्या क्या थी। उत्तरापथ, इसकी उत्तरापथ मतलब उत्तर की ओर जाने वाला पथ, तक्षशिला। अवंती राष्ट्र उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। प्राची, यानी कहीं पे इसका प्राची भी बोलते हैं, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। पहला प्रत्यक्ष शिलालेख में ये घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के अभिलेख थे ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में जो मिले हैं, उसमें शार्य कुना अभिलेख का वर्णन मिलता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व में उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, उसके बाद ही उनकी नियुक्ति होती थी, और इस घटना को उपधा परीक्षण भी कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 भी हुआ करती थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी, और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार या आर्यपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का जो विभाजन होता था वो विषय के रूप में किया गया था, और विषय के किसके अधीन होता था, विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी, जो आज भी वर्तमान में भी प्रचलित है, और इसका मुख्य ग्रामिक कहलाते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ हैं, देखते हैं क्या है। मंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। पुरोहित धर्म या दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजा का पुत्र। द्वारिक, नाम से ही पता चल रहा है, द्वार का रक्षक यानी राज के द्वार रक्षक कहलाता था। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतःपुर किसे कहते हैं, महल के अंदर का भाग। समाहर्ता काफ़ी बार पूछा गया है। आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री, कमिश्नर कहलाता था। पौर, नगर का कोतवाल। व्यवहारिक, मुख्य न्यायाधीश। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। क्रमांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला, दुर्ग मतलब किला। अंतपाल मतलब सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सन्निधाता पूछा जाता है, और समाहर्ता, ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। प्रशासन में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियां होती थी, और प्रत्येक समिति कितने सदस्यों में बटी होती थी, 5 सदस्यों में बटी होती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10वां भाग वसूला जाता था, तथा इसे जो बचाता था उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्नोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। प्रशासनिक समिति और उनके कार्य होते थे। पहली समिति, जो 6 समितियां बनी हुई थी 5-5 व्यक्तियों की, उसमें पहली समिति थी जो उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों का देखरेख। तीसरी जन्म और मरण का विवरण रखती थी। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी, जबकि 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और आखिरी समिति यानी षष्ठम समिति छठी बिक्री कर को वसूल करती थी। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियों का विवरण दिया है। यह अतिशयोक्ति लगता है, इतना नहीं हो सकता।
लेकिन ये काल्पनिक है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती। जो मौर्य काल में सेना थी उसका रखरखाव 5 सदस्यों की 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन के गुप्तचर विभाग यानी महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करने वाला गुप्तचर होता था वो संचार कहा जाता था। सैन्य समितियां जो थी और उनके जो काम थे उनको देखते हैं। पहली समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। रसद मतलब खान पीन अनाज की व्यवस्था रसद कहलाती थी। तृतीय जो समिति थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोहियों की, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वारोहियों की सेना की देखभाल करती थी। पांचवी समिति गज सेना, गज मतलब हाथी की सेना, और छठी समिति रथ सेना की देखभाल करती थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, राजकीय भूमि को क्या कहा जाता है? सीता भूमि। जब पूछता तो सीता के साथ में भूमि नहीं लगाता है, सीता पूछता है। मौर्य काल में सीता का क्या मतलब था? तो राजकीय सरकारी भूमि होती थी सीता। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? अदेव मात्रा कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था, जिसमें पहला है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मौर्य साम्राज्य में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को जो अपनाने वाली महिला थी उसको रूपा जीवा नाम की एक महिला थी। इसने स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाया था। नंद वंश का जो विनाश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का, वो किसके सहयोग से किया था? कश्मीर के राजा प्रवर्तक के सहायता से किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? वृद्धरथ था। इसकी हत्या किसने की थी? शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अब देखते हैं शुंग वंश यानी ब्राह्मण साम्राज्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था जो मगध की गद्दी पर बैठा था, ये ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा में स्थापित इन्होंने की थी। हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। मिनांडर और नागसेन 2 लोग हैं, इनके दोनों के मिनांडर के सवाल और नागसेन के जो जवाब थे वो मिलिंद पन्हों के नाम से जाने जाते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति, याद रखना इसको। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था और कर्ण वंश का पहला शासक कौन था? वासुदेव, जिसने उसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी था। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में स्थापित की थी। सातवाहनों के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? गौतमीपुत्र शातकर्णी। माना जाता है कि जो सातवाहन वंश था मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि इनके जो राजा थे इनके नाम इनकी माँ के नाम से ही थे। लेकिन ये भी कहा जाता है राजकुल में जो काम होते थे वो एक पितृसत्तात्मक परिवार के जैसे होते थे, क्योंकि उनका जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। शातकर्णी ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ़े थे। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जबकि गुणाढ़े ने वृहत कथा की रचना की थी। ये पूछा गया है, वृहत कथा की रचना किसने की थी? गुणाढ़े ने। सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे के सिक्कों का, ये मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। जो ब्राह्मण को भूमि अनुदान करने की प्रथा थी वो सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी और इनकी राजकीय भाषा प्राकृत और जबकि इनकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोमलिक को सौंपा था। सातवाहन राज्य में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में इन्होंने सेतु या एक पुल का काम किया था। इनके बाद देखते हैं भारत के यवन राज्य। यवनों में सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। देखते हैं सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी एंटीओकस फर्स्ट ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। एंटीओकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। उसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी का बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात है मिनांडर। इसका टाइम पीरियड है 165 से 145
बिफोर क्राइस्ट। इसकी राजधानी शाकल थी, जो आधुनिक सियालकोट है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मीनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा नागार्जुन से ली थी। इसने नागार्जुन से कुछ सवाल किए थे और उसका सवालों के जवाब नागार्जुन ने दिए थे, जिसको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए थे, जिनके जरिए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई थी, जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। पूछते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट किसने प्रचलित की थी? हिंद यूनानी शासकों ने। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने किए थे। हिंद यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन भी किया था, इसीलिए पर्दे को यवनिका भी कहा जाता है। संस्कृत में पूछा जाता है यवनिका किसे कहते हैं? पर्दे को। इसके बाद में आते हैं शक। यूनानियों के बाद शक आए। इनकी 5 शाखाएं थी और इनकी शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। शक मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। किस खोज में आए थे? चारागाह की खोज में ये भारत आ गए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा थे। इन्होंने शकों को क्या किया? पराजित कर दिया। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अनेक विक्रमादित्य हुए हैं, ये वो नहीं है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। विक्रमादित्य भी 14 हुए हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चला दिया इन्होंने, जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। उसी समय में विक्रमादित्य को एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी विक्रमादित्य, जिनकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। गुप्त सम्राट, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ये पूछा जाता है विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। ये कौन सा सम्राट है? गुप्त सम्राट। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार में ये शाखा काफ़ी लाभान्वित और भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों में सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। सबसे ज़्यादा शकों में प्रतापी रुद्रदामन था, जिसका शासन टाइम पीरियड क्या था? 130 से 150 ईस्वी था। गुजरात के बहुत बड़े भाग पर इसने काठियावाड़, कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ में जो मौर्यों के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील का? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसको रुद्रदामन फर्स्ट ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने। याद रखना, फर्स्ट नॉट सेकंड। और इसको सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? मौर्य शासकों ने बनवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, इसीलिए इसने संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखा था, जिसका नाम था गिरनार अभिलेख। ये भी पूछा जाता है गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन फर्स्ट का। भारत में शक राजा अपने को क्या कहलाते थे? क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई है, जिनको पल्लव भी कहते हैं। पल्लव शासक सबसे प्रसिद्ध पल्लव था, कौन सा था? गोंडो फर्निस था। कौन था? गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में भारत में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान। पल्लव के बाद आते हैं कुषाण। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक था इसका कुजुल कंडफिसेस। कौन था? कुजुल कंडफिसेस था। लेकिन इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। इसने शक संवत भी चलाया था 78 ईस्वी में, जिसको आज भी वर्तमान में भी अपनाया जाता है। और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जो पेशावर है। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था, अभी बताया था। कनिष्क ने कब चलाया था एक संवत? 78 ईस्वी में चलाया था, जिसका नाम क्या था? शक संवत के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत सरकार के द्वारा आज भी प्रयोग में किया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल कहाँ? कुंडलवल कश्मीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यानी ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। सबसे पहले आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की थी। कौन सी मुद्राएं जारी की थी? सोने की मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की सोने की मुद्राओं से ज़्यादा अच्छी थी। कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। पूछा जाता है कनिष्क का राजवेद चरक, उसने चरक संहिता की रचना की थी। बौद्ध धर्म
महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है। वसुमित्र महाविभाष सूत्र के रचनाकार थे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। लेकिन मेरे हिसाब से नागार्जुन की तुलना आइंस्टीन से ना करके आइंस्टीन की तुलना नागार्जुन से की जानी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय सबसे आगे हैं ना। वो आइंस्टीन का टाइम पीरियड तो बाद में आया था, ये तो आइंस्टीन बाद में आए थे, नागार्जुन तो पहले से थे। नागार्जुन की एक पुस्तक है जिसको माध्यमिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी है? माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कौन सी पुस्तक है इनकी? माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी और कुषाण वंश का यहाँ पर क्या अंत हुआ? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, जो इतना योग्य नहीं था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। इनकी ये उपाधि कुषाणों ने कहाँ से ग्रहण की थी? चीन से ली थी। और इनके समय में गांधार शैली और मथुरा शैली का भी प्रचार प्रसार हुआ था। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे। इन्होंने रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण रखा था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था और रेशम बनाने की जो टेक्निक थी इन्होंने कहाँ से ली थी? चीन से। अब इस जो रेशम बनाने की टेक्निक थी सबसे पहले इसकी खोज चीन में ही की थी, बाद में भारत में भी कुषाण शासकों ने इसको अपना लिया था। आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।